आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? ये सूरत हाल तवारकी स्टील के लिए इस लिहाज से इंतहाई परेशान कुन थी कि पाकिस्तान स्टील प्राइवेट सेक्टर में जिस किसी के पास भी जाता, कन्वेयर बेल्ट की वजह से तवारकी स्टील की शहरत भी उसके हाथ में चली जाती। इससे बचने का एक ही तरीका था कि तवारकी स्टील पोर्ट कासिम से खाम लोहे की तरसील का अपने तौर पर बंदोबस्त करे, जिसके लिए भारी रकम तो लगानी ही पड़ती, तवील वक्त भी दरकार होता। इन हालात में तवारकी स्टील के पास पाकिस्तान स्टील को खरीदने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। तवारकी स्टील के चेयरमैन, जो इसके लिए ही तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान में फौलाद साजी के कारखाने में पैसा लगाया जाए, यक न शुद्ध दो शुद्ध के मिसदाक पाकिस्तान स्टील के लिए बोली लगाने पर रजामंद न हुए। चुनाचे इस मसले को हल करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें कन्वेयर बेल्ट के मामले को सामने रखते हुए पाकिस्तान स्टील को खरीदने के हक में फैसला किया गया, जो डॉक्टर हिलाल तवारकी को भी मजबूरन तस्लीम करना पड़ा। ये था बावसूख ज़राए से इल्म में आने वाला मामला, लेकिन मुशाहिदे में आने वाला तस्वीर का एक और पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि तवारकी स्टील का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी तकरीर के दौरान सामने वाक़े पाकिस्तान स्टील की चिमनियों की तरफ इशारा करते हुए सरसरी तौर पर यह भी कहा था कि एक तरफ ये कारखाना है जो 20 साल से मसला बना हुआ है, दूसरी तरफ तवारकी स्टील है जो 2-3 साल में तैयार होकर काम शुरू कर देगा। क्या ही अच्छा हो अगर पाकिस्तान स्टील को भी यही संभाल ले। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर महफिल में मौजूद अक्सर लोगों ने मुस्कुराकर मानी खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा था, बल्कि एक दो तो बोल भी पड़े थे कि लो जी, पाकिस्तान स्टील भी तवारकी को गया। जनरल मुशर्रफ ने, जो सदर भी थे, मुमकिन है रवानी में सरसरी तौर पर ये बात कह दी हो, लेकिन फिर भी इसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। चुनाचे ऐन मुमकिन है सदर साहब ने इस्लामाबाद जाकर अपने वज़ीर आज़म से कहा हो कि वो स्टील मिल को तवारकी के हवाले करने के लिए प्राइवेटाइजेशन वाला वो खाता दोबारा खोले, जिस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालते ही ज़ोर व शोर से काम शुरू हो गया था, लेकिन जिसे पाकिस्तान स्टील के अचानक मुनाफे में आ जाने के बाद फरामोश कर दिया गया था। तवारकी स्टील के लिए पाकिस्तान स्टील की कन्वेयर बेल्ट के इस्तेमाल का समझौता जिस ज़माने में हुआ था, उन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल पाकिस्तान स्टील के चेयरमैन थे, जिनका सन 2003 में हार्ट अटैक से अचानक इंतकाल हो गया। उनकी जगह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक और करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम को पाकिस्तान स्टील का सरबराह बनाकर भेजा था, जो इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनके दौर में अगरचा चीन की 10 साल एडवांस ख़रीदारी से पैदा होने वाला फौलादी मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जोर टूट चुका था, लेकिन न तो उनकी कीमतें गिरना शुरू हुई थीं और न खाम लोहे की कीमतें ऊपर चढ़ना शुरू हुई थीं। चुनाचे उनके दौर में भी पाकिस्तान स्टील मुनाफे में रहा।
پرائیویٹائزیشن کا معاملہ البتہ اس وقت اٹھا جب جنرل قیوم کو چارج سنبھالے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹیل کے اثاثوں کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے فائنینشل ایڈوائزر کے طور پہ عالمی شہرت کے حامل سی ٹی گروپ کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس نے بین الاقوامی طور پر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پاکستان اسٹیل کے اثاثوں کی مالیت کا تخمینہ $500 ملین لگایا تھا، جو اس وقت ڈالر ریٹ کے لحاظ سے 30 ارب اور آج کے ریٹ کے حساب سے 143 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جانے والے 75% حصص کی مالیت اس وقت کے لحاظ سے 22 ارب 60 کروڑ روپے اور آج کے حساب سے 107 ارب 25 کروڑ روپے بنتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن میں حصہ لینے کے لیے 19 درخواستیں آئی تھیں، جن میں تبارکی اسٹیل بھی شامل تھی، جس کی 22 ارب روپے کی بولی سب سے اونچی تھی، جو آج کے ڈالر ریٹ کے حساب سے 107 ارب روپے کے لگ بھگ ہی بنتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے عمل میں ایک روسی کمپنی میگنیٹو گورسک آئرن اینڈ سٹیل ورکس نے بھی کوالیفائی کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوالیفائی کرنے والی ایک پاکستانی کمپنی عارف حبیب بھی تھی۔ ان دونوں نے مل کر تبارکی اسٹیل کے ساتھ کنسورشیم بنا لیا تھا۔ اگلی قسط میں جانیے کہ وزیر اعظم شوکت عزیز پر پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن میں پتی کا الزام کیوں لگا اور سپریم کورٹ کیسے حرکت میں آئی۔